हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में, जो कि जेई और नीट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और जेई में तो अब इसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें अपन कंप्लीट बात करेंगे, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के ग्राफ की बात करेंगे सारे ऑर्बिटल्स के लिए, एस पी डी एफ सबके लिए। और इसके बाद इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का कंसेप्ट है ना, ये बेस है किस पे? डी ब्रोगली कंसेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जो डी ब्रोगली कंसेप्ट है ये किसको कंसिडर करता है? ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। ये कंसिडर करता है किसको? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, है ना। जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये बताता है इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले अपन इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन से ऑर्डर का? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बोलने का मतलब है इसका जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से है। अच्छा, वो इसके आपको ना ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखना है क्योंकि आपसे यही पूछ लेता है। अब देखो यहाँ पे ये 3 डायमेंशनल यानी हर तीनों दिशा में अपन को क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। तो इसलिए ये एक्स एक्सिस में हो गया, वाई एक्सिस में हो गया और जेड एक्सिस में हो गया। इसका एक्सप्रेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, पूछा भी गया है। जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी, ये वी है ना, ई माइनस वी इक्वल टू 0। ये इसका हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। ठीक। अब अपन इसमें बात करते हैं कि इनका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें बात करें जो साई है, साई, ये इसको क्या बोलते हैं? साई बोलते हैं। पी साइलेंट होता है। ये जो है ये अपन को क्या बताता है? ये वेव फंक्शन है एक्चुअल में। ये क्या है? वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में बच्चे के मन में यही डाउट रहता है, सर ये वेव फंक्शन क्या है? तो वेव फंक्शन सिंपली ये है, आप मैथ्स के हैं तो आप ये जानते होंगे। तो अगर अपने पास y इक्वल टू साइन एक्स है तो ये क्या है? एक वेव फंक्शन है। y इक्वल टू साइन एक्स क्या है? एक वेव फंक्शन है। ये क्या है? एक वेव फंक्शन है। और जो वेव फंक्शन है इसका y इक्वल टू साइन एक्स का अगर मैथ्स किया तो आपको इसका ग्राफ भी पता होगा, है ना। तो इसका ग्राफ किस तरीके से होता है? इस तरीके से होता है इसका ग्राफ। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव ऊपर है एक्सिस से। तो कुल मिला के अपन को ऐसे इनके सारे ग्राफ्स के बारे में बात करने हैं। यही अपना वेव फंक्शन है। तो साई यहाँ पे जो है वो अपन को क्या है? वेव फंक्शन है। और ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। ये अपन को बताता है किसके बारे में? ऑर्बिटल के बारे में, यानी ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जो है जो ई है, ई क्या है? टोटल एनर्जी है। वी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये तो इनकी बात हो गई इस इक्वेशन के अंदर कि एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। और ई क्या है? टोटल एनर्जी है। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का कुछ और तरीके भी हैं, उनके बारे में पूछता है तो अपन को वो भी पता होना चाहिए। जैसे ये जो है इस तरीके से आप उल्टा ट्राइंगल बनाओ और उसका स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है स्क्वायर अपॉन डबल डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ क्या आएगा? जेड स्क्वायर। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? अब यहाँ से देखो, अब इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है इस पूरे की जगह यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? उल्टा डेल्टा स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखो अब इसी को अपन किस तरीके से और लिख सकते हैं इस इक्वेशन को?
प्लस 8 पाई स्क्वायर m डिवाइड बाई एच स्क्वायर ई माइनस बी साइन इक्वल टू 0। तो ये भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है। आपसे वो इस फॉर्म में भी पूछ सकता है, मतलब आपको ये फॉर्म भी उसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। कुछ नहीं किया है, बस इसको इस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। इस तरीके से ये अपने पास इक्वेशन आ गई। क्लियर है। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, ई पहली बात कर ले हैं, टोटल एनर्जी है, एच प्लांक्स कांस्टेंट है, एम मास है, वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ये जो इक्वेशन है ये कंप्लीटली सॉल्व किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए, और बाकी के लिए क्या है, पार्शियली सॉल्व है। क्लियर है। अब इसकी एक फॉर्मेट आपसे बहुत पूछता है, किस तरीके से, ये वाली। ये तो सब आपको बता दिए हैं, टोटल एनर्जी वगैरह सब। अब इसमें जो है ये वाली फॉर्मेट में भी आपसे पूछता है इस इक्वेशन को। तो ई और अब देखो ये जो है इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये मैथमेटिकल ऑपरेटर भी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब है माइनस ऑफ स्क्वायर, उल्टा ट्राइंगल बनाया, स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी, है ना। तो इसका मतलब आप इसका जगह क्या लिख सकते हो, एच जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, तो ये क्या हो गया अब अपना v माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m। ठीक, आगे देखो इसके बाद डेल्टा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो, अब इसको ये मैंने इसके इक्वल कर दिया, क्योंकि देखो इसी इक्वेशन में मैंने इसको किया क्या है, ये भी क्या था, प्लस था, तो देखो भी को पहले लिख दिया है, ये माइनस में था तो इसको माइनस लगा के इधर लिख दिया है, और ये जो उल्टा ट्राइंगल का जो स्क्वायर था ना उसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी है। फिर से समझो, यहाँ मैंने क्या किया है, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है और इस ऑपरेटर का मतलब क्या है, ये है, इस ऑपरेटर का मतलब क्या है, ये है। तो इसमें मैंने किया क्या है, देखो इसमें अपन ने किया क्या है कि ये v है ना, ये v इसको पहले लिख दिया है क्योंकि पॉजिटिव है, ये माइनस है तो ये माइनस लगाए, और ये एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम, और ये उल्टा डेल्टा स्क्वायर की ये वैल्यू अपन ने पुट कर दी है जो ऊपर लिखी थी। क्लियर है। अब यहाँ से अपन देखेंगे तो अब इसी को अपन फिर फाइनली इक्वेशन के, अब इसमें साइन नहीं आ रहा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साइन इक्वल टू ई साइन। क्लियर है। तो ये भी एक अपने पास इम्पोर्टेंट इक्वेशन आ गई। अब देखो इस इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, ईजिन इक्वेशन, EIGN इक्वेशन। तो इस नाम से भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये फॉर्मेट भी याद रखना चाहिए। यानी मैंने आपको 3 फॉर्मेट में इस इक्वेशन को बताया है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये तो मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन हुआ। सबसे पहला आपको इम्पोर्टेंट ये वाली इक्वेशन है, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा आपको ये वाली फॉर्मेट याद होना चाहिए, और थर्ड जो है आपको ये वाली फॉर्मेट याद होना चाहिए। क्लियर है। अब देखो इसमें जो साइन है वो किस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। जैसे जो क्वांटम नंबर, सबसे पहली बात इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो क्वांटम नंबर अपन पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर जो अपन पढ़ते हैं, यहाँ नोट बना के लिख लेंगे, क्वांटम नंबर N, L and M आर ड्राइव फ्रॉम इट। जो क्वांटम नंबर अपन पढ़ते हैं NLM, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आए हैं, मतलब इस इक्वेशन से आए हैं।
बाकी का जो फोर्थ क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, वो अपन ने एज्यूम किया है, माना है ना, वो श्रोडिंगर वेव से नहीं आया है। ये क्वेश्चन भी अपन से पूछता है ना, कि कौन सा क्वांटम नंबर इससे ड्राइव नहीं हुआ है, तो वो स्पिन क्वांटम नंबर इससे ड्राइव नहीं हुआ है। ये मैं क्वांटम नंबर वाले टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा, इसमें केवल इस इक्वेशन की बात की जाएगी। अब वो आपसे क्या कर सकता है, जैसे इसमें एक एग्जांपल समझते हैं अपन कि इसका रिप्रेजेंटेशन में आपसे पूछ सकता है। जैसे आपको उसने दिया साइन एन एल एम, ये वेव फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब यहाँ पे जो है साइन लिखा मतलब वेव फंक्शन है, एन लिखा है मतलब ये किसको बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, एल किसको बता रहा है, मैग्नेटिक एजीमुथल क्वांटम नंबर को, और एम किसको बता रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। तो हमसे वो किस तरीके से यहाँ पूछ सकता है, जैसे अपन को इस तरीके से एक वेव फंक्शन दे दिया, वेव फंक्शन दे दिया 320, तो अब इस वेव फंक्शन का मीनिंग क्या है आपसे पूछ लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब एन की वैल्यू है ना, तो एन की वैल्यू 3 हो गई, एजीमुथल क्वांटम मतलब एल की वैल्यू कितनी हो गई 2, और लास्ट में आ गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब एम की वैल्यू वो कितना हो गया 0। अब आपसे पूछ लेगा ये किस सेल के लिए है, तो एन तो हो गया 3, एस किसके लिए, एल की वैल्यू 2 किसके लिए आता है, डी के लिए। देखो एल की वैल्यू 0 होती है एस के लिए, एल की वैल्यू 1 होती है पी के लिए, एल की वैल्यू 2 होती है डी के लिए, एल की वैल्यू 3 होती है एफ के लिए। तो ये 2D हो गया, एम मतलब तो एक ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे उसने लिखा 410, अब पूछ लेगा बताओ ये किस तरीके, ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें एन की वैल्यू कितनी हो गई 4, एल की वैल्यू कितनी हो गई 1, और एम की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो देखो अब देखो 4 तो आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर 1, और 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, पी सब सेल को, तो पी आ गया, एम मतलब ऑर्बिटल। क्लियर है। तो ये अपना हो गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट, और उसका एग्जांपल कि वेव किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती है। अब अपन जो यहाँ बात करेंगे इसमें वेव फंक्शन के बारे में, जो कि 2 तरीके के होते हैं। वेव फंक्शन, दो तरीके होंगे, एक होता है रेडियल पार्ट और दूसरा होता है एंगुलर पार्ट। हमारे सिलेबस में जो है वो रेडियल पार्ट है ना, हमारे सिलेबस में क्या है रेडियल पार्ट, यानी अपन किसकी बात करने वाले हैं, रेडियल पार्ट के बारे में। और रेडियल पार्ट जो है इसको डिनोट करते हैं साइन आर या फिर आर आर से। जो एंगुलर पार्ट है इसको डिनोट करते हैं साइन थीटा और फाई, ये एंगल है। क्लियर है। तो जो रेडियल पार्ट है ये डिपेंड्स होता है डिस्टेंस पे, कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और ये किस पे डिपेंड करता है, एंगल्स पे। तो इट डिपेंड्स ऑन एंगल मेड फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस से एंगल जो बना है उस पर डिपेंड करता है, और ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। क्लियर है। अगला पॉइंट बात करते हैं कि ये जो है कि और किस पे डिपेंड करता है, एन एंड एल। इट ऑल्सो डिपेंड्स एन एंड एल, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एल एंड एम, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर है।
अब देखो, अब अपन को मेनली इसमें बात करनी है रेडियल पार्ट के बारे में, पर थोड़ा सा ये एंगल्स के बारे में समझ लेते हैं। आपकी बुक में दिया रहता है तो कई बच्चों के इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी। देखो यहाँ अपन ने 3 एक्सिस ले लिया है, ये वाई एक्सिस लिया है, इसको एक्स एक्सिस लिया है और इसको जेड एक्सिस लिया है। अपन ने मान लिया कि इस पॉइंट पर कहीं क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये अपन ने मान लिया है। इस पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी हो गई, आर हो गई, क्योंकि अपन आर डिस्टेंस पे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। तो अगर अपन यहाँ से इनके कोऑर्डिनेट्स बनाए, क्लियर है, और इस जो एंगल है, ये एंगल, इस एंगल को अपन मान लेते हैं थीटा। इस एंगल को अपन क्या मान लेते हैं, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो जब ये एंगल थीटा है, मतलब इधर जो हो गया ये क्या हो जाएगा अपना, ये आर है डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा बाई एक्सिस पे आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, क्लियर है। और ये जो यहाँ से है, ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, क्लियर है। एक जो एंगल है वो अपन ने माना है ये कौन सा एंगल है, फाई एंगल है, क्लियर। बस इसको समझना है और भूल जाना है ना, इसको आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस ये बुक में दिया रहता है, तो मैं सोचा इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो पॉइंट है ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो यहाँ से जो अपने पास कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, देखो यहाँ से जो है, देखो अब यहाँ पे ये क्या है, आर साइन थीटा है, तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा, ये वाला इस एक्स जेड एक्सिस पे आर साइन थीटा, आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई। और जो एक्स एक्सिस पे ये वाला, ये अपना कौन सा हो जाएगा, आर साइन थीटा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, आर साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा साइन फाई। तो ये एक आपका वहाँ दिया रहता है इसमें। तो इसमें देखो फाइनली अपन ने क्या क्या किया, जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे अपने पास जो वेव फंक्शन है वो क्या है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा साइन फाई। वाई एक्सिस पे जो है वो आया आर कॉस थीटा, और जेड एक्सिस पे है वो अपना है आर साइन थीटा कॉस फाई। देखो अब ये जो एंगल है ये डिपेंड करता है आपने एक्सिस किसको माना है ना। इसमें जो आर जो है ना, आर, ये आर ये बताता है रेडियल पार्ट को। ये किसके बारे में बताएगा, रेडियल पार्ट के बारे में। और जो साइन थीटा साइन फाई है ये किसको बताएगा, एंगुलर पार्ट के बारे में बताएगा। सिमिलर वे में सब में आर किसको बता रहा है, रेडियल पार्ट को, और जो कॉस थीटा है या साइन थीटा कॉस फाई ये किसको बता रहा है, एंगुलर पार्ट को। फिर से बोल रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब यहाँ से जो करा रहे हैं वो सब अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस जो आते हैं वो इन पर आते हैं। ये बस आपको एक्सप्लेन कर दिया, बुक में दिया रहता है, तो कई बच्चे इसको डाउट लेके आते हैं। अब देखो, अब अपन यहाँ बात करने वाले हैं नोड्स के बारे में। नोड्स क्या होता है, तो नोड्स क्या होता है, वो रीजन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, रीजन इन स्पेस वेयर probability of finding electron is 0। probability of finding of electron is 0, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, उसको अपन क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। तो जो नोड है ये 2 तरीके के होते हैं।
एक रेडियल नोड और एक एंगुलर नोड। रेडियल नोड, रेडियल नोड, दूसरा एंगुलर नोड, एंगुलर नोड। और जो रेडियल नोड होता है इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर। एंगुलर नोड होता है वो होता है l। इन दोनों को जोड़ दो क्या, तो क्या बचेगा n माइनस वन। तो ये हो गया टोटल नोड। ये क्या हो गया, टोटल नोड। टोटल नोड क्या हो जाएंगे, जो टोटल नोड हैं वो क्या हो जाएंगे, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। तो रेडियल नोड कितना है n माइनस एल माइनस वन और एंगुलर नोड कितना है l। तो l से l कट गया तो क्या बचा टोटल नोड n माइनस वन। इसलिए यहाँ कितना आया n माइनस वन। देखो ये तो सिंपल क्या है, फॉर्मूले हैं नोड के। अब देखो इन पे क्वेश्चंस, पहले नोड की बात करते हैं। जैसे अपन ने 3p के लिए अपन से पूछा भैया इसके रेडियल नोड बताओ, तो रेडियल नोड कैसे बनाएंगे, तो अपने पास रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है n माइनस एल माइनस वन। अब देखो 3 पहले लिखा है मतलब ये n की वैल्यू हो गई 3 और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1 और ये माइनस वन, मतलब यहाँ से रेडियल नोड अपने पास कितना आ गया 1 आ गया। अगर आपसे पूछा जाता है एंगुलर नोड बताया, तो एंगुलर नोड क्या होता है l, तो मतलब l की वैल्यू कितनी है 1, तो एंगुलर नोड 1 आ गया। टोटल नोड बताओ, तो उसका क्या फॉर्मूला है n माइनस वन, तो n की वैल्यू 3 और माइनस वन, तो कितना आ गया 2। आप ऐसे ही बोल सकते थे तो सर यहाँ से रेडियल नोड बनाया था, एंगुलर नोड बनाया था, तो टोटल नोड तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 2। ऐसे ही आपसे 4D के लिए अगर आपने पूछा नोड बताओ, तो देखो रेडियल नोड इसके लिए निकालना है, तो n की वैल्यू तो हो गई 4, अब d है तो d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2 माइनस वन, तो यहाँ से नोड कितना आ गया फिर से 1 आ गया। एंगुलर नोड की बात की, एंगुलर नोड l होता है और l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है 2, तो 2 आ गया। अब टोटल नोड की बात की, तो टोटल नोड क्या होगा n माइनस वन यानी 4 माइनस वन, कितना हो गया 3। तो देखो 3 टोटल नोड हो गया। आप ऐसे भी निकाल सकते 1 रेडियल नोड और 2 एंगुलर नोड, तो नोड कितने हो गए 3। तो आई होप आपको ये नोड वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब अपन आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इस टॉपिक में, ग्राफ्स के बारे में। इनके ग्राफ किस तरीके से फॉर्म होते हैं, तो ग्राफ फॉर्म करने के लिए पहले अपन को इसमें ये बात करेंगे ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होते हैं। तो पहले तो अपन यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं ग्राफ्स ग्राफ ऑफ रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। रेडियल पार्ट के ही ग्राफ की बात करनी है, और पहला ग्राफ जो अपन बनाएंगे वो साई आर, या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं आर आर वर्सेस आर के बीच में ये ग्राफ बनेगा। क्लियर है। अब देखो ये ग्राफ अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साई आर वर्सेस आर आर के बीच में ग्राफ बनेगा। तो पहले अपन ना कुछ इसकी इक्वेशंस देखते हैं। जैसे हर एक ऑर्बिटल की ना एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है, इक्वेशन आती है, जैसे 1s के लिए लगाएगा, 2s के लिए, 3s के लिए, p के लिए, d के लिए, इस तरीके से सबके लिए। तो वो अपन को ये बताएंगे ग्राफ जो है कहाँ से स्टार्ट होंगे। तो इस ग्राफ वाले टॉपिक में अपन सबसे पहले बात करते हैं, इसका एक इक्वेशन लिखते हैं। जैसे मैंने r0 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, आप किस ग्राफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब n, ये r किसको बताता था n और l को बताता है, तो n की वैल्यू तो हो गई 1 और 0 किसके लिए होता है s के लिए, मतलब ये इक्वेशन किसकी है 1s की है। तो ये जो इक्वेशन है ये आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है ना, ये आपको याद नहीं रखनी है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आई है और आप याद रख भी नहीं सकते हो, कोई भी याद नहीं रख सकता है, -r/a0। बस मैं यहाँ से ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होंगे। तो अगर इस इक्वेशन में जो है अपन r की वैल्यू कितना ले लें 0, r = 0 लेने का मतलब क्या है कि अपन कहाँ पर है एट न्यूक्लियस,
एट न्यूक्लियस। जब आर की वैल्यू आपने यहाँ 0 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर 0 अपॉन ए नॉट, और किसी ई की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, मतलब ये वाली टर्म 1 हो गई। तो यहाँ पे क्या बचा इसका एक्सप्रेशन इसका क्या बचा अब यहाँ से, आर जो आर है किसके लिए, 1s के लिए, इसका एक्सप्रेशन क्या बचेगा, 2 ए नॉट की पावर -3/2। ये तो 1 बन गया, ई की पावर -0 होगा तो ई की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ ये टर्म 0 नहीं आ रही है, मतलब आपका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। आपका मतलब यहाँ पे क्या है, एस ऑर्बिटल वाले ग्राफ जो हैं, एस सबसेल वाले जो ग्राफ हैं वो 0 से स्टार्ट नहीं होंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं एक और इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अपन ने अगला जो है वो लिया इक्वेशन R20 R, मतलब ये किसके लिए इक्वेशन हो गई, 2s के लिए। 2n की वैल्यू है और 0 क्या है, l की वैल्यू है। तो यहाँ से देखो इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो 1/√2 ए नॉट की पावर -3/2 1 -r/2 ए नॉट, और इस e की पावर -r/2 ए नॉट, ये एक्सप्रेशन है। क्लियर है? इसलिए बोला कि यहाँ आपको ना ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्या याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इन इक्वेशंस को, बस यहाँ से अपन को ये देखना है कि इनके ग्राफ 0 से स्टार्ट क्यों नहीं होंगे। तो यहाँ देखो अपन ने इसको लिखा RR, और ये किसका ग्राफ है, 2s का ग्राफ है। तो देखो यहाँ 0 रखा तो e की पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया कि नहीं, तो ये तो 1 हो गया। और यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने 0 रखा तो ये वाली टर्म क्या होगी, 0, लेकिन ये 1 बचा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो सिमिलर क्या आएगा, ये वाला नंबर आएगा। तो यहाँ पे भी अपन ने देखा कि ये जो है ना यार 0 नहीं हो रहा, ये कैसा आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। कैसा आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एस सब सेल के ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होंगे। यहाँ पे जो है इन एक्सप्रेशंस में ए नॉट जो है ना, ए नॉट ये क्या है, बोर रेडियस है, बोर रेडियस है। और इसकी वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए जो है वो कितनी होगी, 0.529 एंगस्ट्रॉम, है ना। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसके लिए है, फॉर एस ऑर्बिटल्स, एट r इक्वल टू 0। तो s ऑर्बिटल है और डिस्टेंस क्या है, r इक्वल टू 0 लिया है, तो उस समय जो रेडियल है ग्राफ जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, मतलब r क्या है, नॉन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्राफ है, तो मैं लिख देता हूं, द ग्राफ्स ऑफ एस ऑर्बिटल्स will not start from origin। मतलब एस ऑर्बिटल्स के जो ग्राफ हैं वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होंगे। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। ज़्यादातर जगह तो ये इक्वेशन पहली बार पढ़ाई नहीं जाती, और जब ग्राफ बताए भी जाते हैं डायरेक्ट लिखा दिया जाता है कि एस का ग्राफ है ना वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। पर आई होप आपको अब ये चीज़ समझ में आई होगी। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अपन यहाँ बात करते हैं सबसे पहले 1s के लिए। 1s का ग्राफ बनाते हैं। तो 1s का ग्राफ बनाएंगे तो भैया पहले आपको रेडियल नोड निकालना पड़ेगा। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या था, n - l - 1। तो यहाँ से देखो, तो रेडियल नोड जो है n की वैल्यू आ गई 1, l की वैल्यू 0, 1, मतलब रेडियल नोड कितना आएगा, 0। तो अब अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। अच्छा, यहाँ अपन ग्राफ पहले किस किस के बीच में बना रहे हैं, साई आर, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, आर आर, और ये डिस्टेंस क्या है, आर है। तो इसका ग्राफ जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक, कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ यहाँ पे फॉर्म होगा। क्यों ये ग्राफ कट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें रेडियल नोड 0 आए हैं। अभी इसको थोड़ा और समझते हैं, 2s का बनाते हैं, क्लियर होगा ये।
जब ऐसे आपने 2s का बनाया, तो जब 2s का बनाया तो अगर आप यहाँ पे अब रेडियल नोड निकालोगे तो n की वैल्यू तो हो गई 2, l की वैल्यू 0 -1, तो कितने नोड आ गए? 1 आ गए। अब देखो इसमें 2 नोड हैं, तो इसका ग्राफ जो आएगा वो किस तरीके से आएगा? इस तरीके से आएगा। अब इसको समझो, ये अपना किसके बीच में ग्राफ है? साई आर और आर आर और डिस्टेंस आर, मतलब इसका मतलब है दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अब ये ग्राफ जो है यहाँ कितनी जगह कट कर रहा है? एक जगह कट कर रहा है, तो जहाँ कट करता है उसी पॉइंट को अपन बोलते हैं रेडियल नोड। क्या बोलते हैं? रेडियल नोड। यानी कि ये ग्राफ इसमें एक जगह कट कर रहा है तो इसका हो गया रेडियल नोड 1। यहाँ एक भी जगह कट नहीं कर रहा है, मतलब इसका रेडियल नोड क्या हो गया? 0। तो इसलिए देखो यहाँ रेडियल नोड क्या आया था? 0। यहाँ रेडियल नोड क्या आया था? 1। तो जहाँ पर ग्राफ कट करता है वही उसका क्या कहता है? कहलाता है रेडियल नोड। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला अपन ये बनाते हैं ग्राफ 3s के लिए। तो पहले तो रेडियल नोड निकालो, तो रेडियल नोड यहाँ कितने आएंगे? 3 0 1, यानी रेडियल नोड कितने आ गए? 2 आ गए। अब रेडियल नोड 2 आ गए तो देखो इसको, अब इसमें 2 रेडियल नोड है, मतलब ये ग्राफ 2 जगह कट करेगा। इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा। अब समझो ये है अपना साई आर या आर आर भी लिख सकते हो, ये आर। तो देखो ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव। सिमिलर उन ग्राफ में भी होगा। तो इसमें आप देखोगे तो 2 रेडियल नोड थे, तो एक रेडियल नोड ये हो गया, एक रेडियल नोड ये हो गया, मतलब एक रेडियल नोड आपके पास यहाँ पे हो गया और एक जो रेडियल नोड है वो यहाँ पे हो गया। क्लियर? तो ये आपको जो बता रहा है वो किसके बारे में बता रहा है? रेडियल नोड के बारे में। तो ये अपन ने ग्राफ की बात कर ली, किसके लिए? एस ऑर्बिटल के लिए। ऐसे ही अपन अब पी डी एफ सबके लिए बात करेंगे। तो अगला अपन स्टार्ट करते हैं ग्राफ्स ऑफ, थोड़ा लेंदी होगा लेकिन अपन एक ही टॉपिक में सब कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। ग्राफ्स ऑफ अदर ऑर्बिटल्स will start from origin except s, मतलब s के अलावा जितने भी ग्राफ हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? ओरिजिन से स्टार्ट होंगे। उसको भी समझते हैं क्यों। जैसे अगर मैंने एक इक्वेशन लिखा 2 और 1 के लिए, 2 और 1 का मतलब क्या हो गया? ये 2 मतलब तो सब n की वैल्यू 2 हो गई, 1 मतलब l की, ये किसको बता रहा है? n की वैल्यू को। ये किसको बता रहा है? l की वैल्यू को। रेडियल नोड बता देना किसको रिप्रेजेंट करता है? n और l को। तो l की वैल्यू 1 है, मतलब ये कौन सा ऑर्बिटल के लिए है? 2p के लिए। मतलब यहाँ अपन समझने वाले हैं कि p के लिए ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होंगे। तो देखो इनका एक इक्वेशन लिखते हैं अपन, 1/√24 a0 की पावर -3/2। फिर से बोल रहे हैं, ये इक्वेशन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। r0 e की पावर -r/2a0। अब आप इसमें ध्यान से देखो, अगर आप इस r की जगह 0 रखते हो तो e की पावर 1 हो जाएगा, लेकिन जब आप इस r की जगह 0 रखोगे तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, और 0 से जब इसका मल्टीप्लाई करो तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब अपन ये बोल सकते हैं एट r = 0 जो r21 r है ये भी कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो ग्राफ हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? ओरिजिन से स्टार्ट होंगे, जो कि s ऑर्बिटल का नहीं हो रहा था। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, है ना। तो ऐसे ही सारे p के ग्राफ के लिए वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। मतलब p की सारी इक्वेशंस के लिए वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। मतलब उनके ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से। ऐसे ही एक d के लिए और देख लेते हैं।
जैसे अपन ने लिखा R32R, ये जो इक्वेशन है 4/81 √30 E0 की पावर -3/2 R/A0 की पावर 2 E की पावर -R/3A0। तो ये जो ग्राफ है, सबसे पहली बात है किसके लिए हो गया, 3D के लिए, इस इक्वेशन 3D के लिए, क्योंकि 3n और ये L की वैल्यू है 2, L की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, D के लिए होती है। तो यहाँ से भी अगर अपन बोलें एट R = 0, तो इसकी जो वैल्यू है R32R, ये भी कितना आएगा, 0। क्यों आएगा, यहाँ पे भी देखो सिमिलर, ये R यहाँ पे है, तो यहाँ 0 रखोगे तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। मतलब इनके ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं, 0 से। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब अपन इनके ग्राफ्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन ग्राफ करेंगे, बात करेंगे 2P, 3D, 4F, इनके ग्राफ की बात करें। इन तीनों का ग्राफ सिमिलर आएगा क्योंकि तीनों में रेडियल नोड सेम होंगे। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला आपको बताया गया था, n - L - 1। इन तीनों में रेडियल नोड कितने आएंगे, 0। देखो एक बार भले ही बता देता हूँ, यहाँ n की वैल्यू कितना रखोगे, 2 रखोगे, L की वैल्यू 1 - 1 0 आ गया। यहाँ n की वैल्यू 3, L की वैल्यू 2 - 1 0 आ गया। तो इस तरीके से सबके लिए क्या आएगा, 0। तो अब देखो इनके ग्राफ्स की बात करते हैं। ओरिजिन से स्टार्ट होंगे, मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। क्लियर है। अब देखो ये तो केवल पॉजिटिव वाले टर्म में ऊपर, और ये ग्राफ किसके बीच में, RR और R के बीच में। इन तीनों का ग्राफ सिमिलर होगा। ऐसे ही अगर आप बात करें 3D, 3P, 3P, यहाँ लिखते हैं 3P, 4D और 5F, इन तीनों के ग्राफ सिमिलर होंगे। इनका जो रेडियल नोड होगा, रेडियल नोड कितना होगा, 1 होगा। अब देखो रेडियल नोड इसमें कितने आने वाला है, 1 आने वाला है। तो इनके ग्राफ किस तरीके से बनेंगे, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरीके से जाएगा। तो अगर इसमें अपन बात करें तो ये पॉजिटिव और ये नीचे है इस एक्सिस के नेगेटिव। ये जो ग्राफ है अपना RR और किसके बीच में है, R के बीच में। अब इसमें देखो रेडियल नोड 1 आया था, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये क्या बता रहा है, रेडियल नोड के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, रेडियल नोड 1 आ गया। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे अगर आप ग्राफ बनाओ 4P, 5D, 6F, इन सब के ग्राफ सिमिलर आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि सारे के सारे ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होंगे और सब में रेडियल नोड 2 आएगा। तो जब रेडियल नोड 2 आएगा तो आप देखिए यहाँ पे इनके ग्राफ किस तरीके से हैं। तो इस तरीके से आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसमें 2 रेडियल नोड आने थे, तो एक रेडियल नोड ये हो गया, एक रेडियल नोड ये हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। ये अपन ने बात कर ली किसके, साई आर के ग्राफ के। अब ऐसे ही जो दूसरे तरीके के ग्राफ आएंगे वो किसके आएंगे, साइन स्क्वायर आर, साइन स्क्वायर आर और आर स्क्वायर आर, इनके ग्राफ आएंगे। और ये जो है ये अपन को क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है ना। ये बताता है प्रोबेबिलिटी, साइन स्क्वायर आर लिखो या आर स्क्वायर आर लिखो। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है साइन स्क्वायर आर का, ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट, है ना। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस से ये किसी पॉइंट पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, किस डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताता है कौन,
साइन स्क्वायर आर या फिर आर स्क्वायर आर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट, ध्यान देना ये पर्टिकुलर पॉइंट पे बताएगा, एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखो ये चीज़ समझ में आया ना कि ये क्या बता रहा है, न्यूक्लियस से किसी आर डिस्टेंस पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये उस पॉइंट पर, केवल पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताएगा। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले 1s के लिए बात करें तो इसका रेडियल नोड तो कितना आएगा, 0 आएगा, पहले ही बात कर चुके हैं। अब इसका ग्राफ और समझते हैं। इसका जो ग्राफ है वो ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, पहले ही अपन ने बात कर ली है। जब ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। और ग्राफ इस तरीके से आएगा मतलब इसमें एक भी रेडियल नोड नहीं है। लेकिन ये ग्राफ है किस किस के बीच में, साइन स्क्वायर आर और आर के बीच में। आप इसकी जगह चाहो तो क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर आर। ऐसे ही आप 2s के लिए जब ये ग्राफ बनाते हो तो 2s में रेडियल नोड कितने हैं, 2s में रेडियल नोड है 1। तो इसका जो ग्राफ है वो आप किस तरीके से बनाओगे, ये। अब बात आती सर ये क्या कर दिया आपने, अभी तक तो नीचे जा रहे थे, इसमें नीचे नहीं जाएंगे, ये भी पॉजिटिव पार्ट, ये भी पॉजिटिव पार्ट, इसमें नीचे क्यों नहीं जाएंगे अभी बताते हैं। और ये क्या है, रेडियल नोड, इसमें रेडियल नोड कितना हो गया, 1 हो गया। ये क्या है, रेडियल नोड, ये आर और आर साइन स्क्वायर आर या फिर आर स्क्वायर आर है। अब क्यों नहीं जाएंगे, देखो जो वेव फंक्शन था साइन, वो तो वेव कैसे चलती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में चलती है। अगर आप उसका स्क्वायर कर दोगे तो नेगेटिव वाला भी क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव वाले में। इसलिए स्क्वायर वाले में कोई भी ग्राफ इस लाइन को कट नहीं करेगा। सर तो ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो इसलिए रेडियल नोड कितना हो गया, 1। अच्छा, कभी भी इनिशियल और एंड पॉइंट को अपन रेडियल नोड में कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे कोई बोले, अभी अपन ऐसे ओरिजिन से स्टार्ट किए थे ना ग्राफ, अभी ये करेंगे बताऊंगा, तो उसको ऐसे मैंने ये ग्राफ मान लो यहाँ से स्टार्ट होता जो पी के लिए हुआ था, तो उसको बोलो सर ये तो इस लाइन पे कट कर रहा है, टच कर रहा है, तो ये भी रेडियल नोड नहीं, तो ओरिजिन हो गया ये, इसको नहीं मानेंगे। और इसको मान लो कई जगह ऐसे टच कर देंगे तो ये भी नहीं कंसिडर होगा क्योंकि एंड फाइनल पॉइंट हो गया। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट उसमें कंसिडर नहीं होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यार इसमें, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ रही है, जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगी यार, तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम। मान लो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये जो हाइट है ना ये इससे कम होना चाहिए, देखो कम है थोड़ा, है ना। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ग्राफ का नेचर हो गया कि इसमें जैसे जैसे आप ये आर की तरफ जा रहे हो तो ये ग्राफ की जो हाइट है ना वो कम होती जाएगी, क्योंकि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम। आप खुद सोचो ना, आपको इतनी दूरी पे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन खोजना है, आप यहाँ से लेकर फिर यहाँ खोज रहे हो तो मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो इसको अपन लिख लेते हैं, एज बी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, the probability of finding an electron at a point decrease। मतलब जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम, तो ग्राफ डिक्रीज होगा। मैं एक ग्राफ और इसका भी समझा देता हूँ आपको। जैसे अपन ने ग्राफ मान लो 3s का बनाया, 3s में जो रेडियल नोड आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। देखो उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा,
ये उसका ग्राफ बनेगा। अब देखो इसकी हाइट सबसे ज़्यादा थी, फिर ये हाइट और कम हो गई, ये हाइट और कम हो गई। क्लियर है? तो ये क्या हो गया अपने पास 3s का ग्राफ हो गया। क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान देना, जैसे जैसे न्यूक्लियस से आप क्या करोगे, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। ये आर था, ये r² लिखो या sin² लिखो। क्लियर है? चलो ठीक है, अब अपन इसमें ग्राफ देखते हैं। 2p 3d 4f, इन तीनों के ग्राफ सिमिलर आते हैं, क्योंकि इनमें जो रेडियल नोड है, रेडियल नोड कितना होता है, 0। उसके अलावा 4p 4d 3p 4d और 5f, इन तीनों के ग्राफ सिमिलर आते हैं, क्योंकि इसमें रेडियल नोड कितना है, 1 है। तो देखो समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो इनके जो ग्राफ हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, ओरिजिन से स्टार्ट होंगे। ओरिजिन से स्टार्ट होंगे मतलब इनका ग्राफ किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। इनका ग्राफ इस तरीके से आएगा, केवल पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या है, sin² और r। क्लियर? अब देखो ये वाला ग्राफ समझो, इसमें कितने रेडियल नोड है, 1 है। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये हाइट ज़्यादा थी, फिर जैसे डिस्टेंस बढ़ी तो हाइट क्या हो गई, कम हो गई। जब हाइट कम हो गई तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, है ना। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी, है ना। ये sin² और किसके बीच में ग्राफ है, ये r के बीच में ग्राफ है ना। और ये ग्राफ देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं, जबकि जो s ऑर्बिटल था उसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा था। अब लास्ट पार्ट जो ग्राफ का अपना बचता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी। अब देखो अगला जो पार्ट है अपने पास, इसको भी समझते हैं ध्यान से। तो इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, रेडियल, मतलब अपन ग्राफ के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के। लेकिन कौन सा ग्राफ, रेडियल RPDF का, रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब RPDF, ये वाला ग्राफ है ना। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, 4πr², या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हो 4πr² sin²r। क्लियर है? ये जो है ये अपन को किसी स्पेस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये अपना पहला सबसेल है, ये दूसरा सबसेल है, पहला स्पेयर है, ये दूसरा स्पेयर मान लें, ऐसे मान लो, या सबसेल। चलो थोड़ा ऐसा बनेगा। अब देखो ये क्या बताता है अपन को, ये मान लो ये यहाँ न्यूक्लियस से इतना डिस्टेंस है, तो इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बढ़ी तो इसमें पूरे में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। मतलब ये एक रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो अपन को ज़्यादा रीजन मिल जाएगा, ज़्यादा रीजन मिल जाए तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। जैसे मैं बोला कि किसी राम नाम के बच्चे को देख के आना है ना, वो आपका मतलब किसी से एक्स शहर में रहता है, जैसे मान लेते हैं आप कोटा का ही एग्जांपल है, जैसे मान लो वो कोटा में रहता है, राजस्थान में रहता है, और राजस्थान में मैंने आपसे बोला उसको कोटा में देख के आओ, तो कोटा में मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो सकती है, हो सकता है वो जयपुर में हो, आप कोटा में देख रहे हो, है कि नहीं। तो मैं बोला आप पूरे राजस्थान में देख के आओ, तो उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि वो राजस्थान के अंदर ही रहता है। मतलब राजस्थान में आप पूरे में देखोगे तो मिल ही जाएगा ना, उसके बाहर तो नहीं रहता है। तो ये इसी चीज़ को बताता है कि ये हो गया आपका कोटा, तो ये कोटा में उसको देखने के पता चला वो कोटा है नहीं, तो यहाँ जयपुर में बैठा है। तो ये अब आपने इसको भी कवर किया पूरे राजस्थान को, तो मतलब वहाँ पे क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना कि वो राजस्थान में तो कहीं ना कहीं हो गई। जो पिछला केस पढ़ा था उसमें पॉइंट पे देख रहे थे, मैं बोला था भैया उसको इस यहाँ देख के आओ जयपुर में, सिर्फ जयपुर में जाओ और उसके दोस्त के घर देख के आना है, तो मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होगी ना भाई। दोस्त के घर तो क्या पता वो दोस्त के घर नहीं है, कहीं दुकान पे है, कहीं मॉल में, समझे कि नहीं। तो ये अपन को एक्चुअल में किसी
स्पेस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है तो डिस्टेंस बढ़ने पे बढ़ेगा। तो इसमें लिखेंगे इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेरिकल सेल, ये स्पेरिकल सेल है, ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस, अब यहाँ देखो जो RPDF है, तो देखो R इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो RPDF क्या है 4πr² RR। तो अब देखो अगर आप इस R की जगह 0 पुट करोगे, एट R इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं, तो जब आप इस R की जगह 0 करोगे तो ओवरऑल ये वैल्यू तो क्या आ जाएगी भैया 0 आ जाएगी। मतलब ऑर्बिटल कोई भी हो RPDF की वैल्यू क्या आने वाली है 0 आने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब सारे के सारे ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होंगे, ओरिजिन से, चाहे S का हो चाहे PDF किसी का भी। इसका मतलब हुआ फॉर ऑल ऑर्बिटल्स, ये किसके लिए है, सारे ऑर्बिटल्स के लिए। मतलब SPDF सबके ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होंगे, ओरिजिन से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। सारे के सारे ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होंगे, ओरिजिन से स्टार्ट होंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब इसमें बस ये ग्राफ है, लास्ट 5 मिनट का काम बचा है, 5 मिनट भी नहीं है, 2 मिनट लगेगा। ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, ओरिजिन से। अब देखो यहाँ से देखो लेक्चर बड़ा हो रहा है, इसलिए अब मैं इसमें PYQ के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। PYQ के क्वेश्चन में अगले लेक्चर में लेके आऊँगा, ठीक है। देखो इन सब का ग्राफ सिमिलर होगा, क्योंकि इन सब में रेडियल नोड आएगा, वो कितना आएगा 0 आएगा। तो देखो इन सब का ग्राफ किस तरीके से होगा, ओरिजिन से स्टार्ट कराना है ग्राफ, तो ये अपन ने क्या किया, ओरिजिन से स्टार्ट कराया, क्लियर है। और सबका ग्राफ सिमिलर आएगा, और ये ग्राफ किसका है 4πr² और r² या sin² r और r के बीच में। इसकी खास बात यह है कि अपन ने क्या देखा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका जो ग्राफ है ना वो डिस्टेंस बढ़ने पर r की बढ़ेगा, जबकि देखो इसका ग्राफ क्या हो रहा था, कम हो रहा था। ये किसका ग्राफ है, देखो r² r का ग्राफ है ना। ये वाला ग्राफ क्या हो रहा था, डिस्टेंस बढ़ने पर इसकी हाइट कम हो रही थी, मतलब इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो रही थी। देखो यहाँ देखो ये कम हो रही थी कि नहीं। अब जो है अपन ने यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपन ने क्या बात की कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब ये ग्राफ की जो हाइट है वो क्या होती जाएगी, अब बढ़ती जाएगी। अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगला ग्राफ अपन ने बनाया 3s 4p 5d 6f, इन सब का रेडियल नोड कितना आएगा 1। तो इसको समझो, तो इसमें जो ग्राफ है ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये है। अब अगला ग्राफ देखो, हाइट क्या होगी इसकी, बढ़ गई। हाइट क्या होगी, बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये देखो ये यहाँ कम थी, इस डिस्टेंस पे जाके क्या हो गया, और बढ़ गया। और इसी को अपन, अच्छा ये 3s वाला बनाया ना, तो इसमें रेडियल नोड कितने आएंगे, 2 आएंगे। एक लिख दिया यार मैंने, कितने रेडियल नोड्स आएंगे इसमें, 2 रेडियल नोड आएंगे। तो मतलब ये ग्राफ कितनी जगह टच करेगा, अभी एक जगह और टच करेगा। तो इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं, है ना। हाँ, ये यहाँ टच करेगा और ये हाइट और ज़्यादा हो जाएगी, क्लियर। तो यहाँ मैं मान लो भैया टच कर रहा है ना, ये फिर से बनाना पड़ेगा, भैया टच करेगा। तो अब देखो इसमें रेडियल नोड जो हैं 2 हैं, तो एक रेडियल नोड ये हो गया, एक रेडियल नोड ये हो गया। अब इसमें आपसे ये पूछ लेता भैया मैक्सिमम आर मैक्स बताओ। आर मैक्स का मतलब है
कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, तो आर मैक्स क्या होगा, जहाँ पर हाइट क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें जो है अब आर मैक्स जो है, आर मैक्स क्या हो गया, आर मैक्स इज द डिस्टेंस, आर मैक्स मतलब आर मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस, आर मैक्स इज द डिस्टेंस from the nucleus at which total probability of finding electron is the maximum। आर मैक्स क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। बस अब एक इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कर लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी के मैं PYQ के क्वेश्चन जो हैं वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा। ये वाला क्वेश्चन भी PYQ का है, 2023 JEE मेंस में पूछा गया है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास, बोला है द वेव फंक्शन, जल्दी से लिखते हैं, द वेव फंक्शन of 2s is given by तो वेव फंक्शन 2s के लिए अपन को दे रखा है 1/2 √2 पाई 1/a0 की पावर 1/2 2 माइनस r/a0 e की पावर माइनस r/a0 ये दिया है। अपन से बोला है एट r = 0 रेडियल नोड इज formed thus r0 in term of a0। तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, r0 = a0, ऑप्शन बी दे रखा है r0 = 4a0, ऑप्शन सी दे रखा है r0 = a0/2 और ऑप्शन डी दे रखा है r0 = 2a0, r0 = 2a0। ये अपने पास ऑप्शंस दे रखे हैं। देखो तो इस क्वेश्चन को अपन बनाते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें समझेंगे कि ये अपने पास इक्वेशन दी है, तो देखो r = 0 पे पूछ रहा है, तो आप इसकी जगह 0 रखोगे तो e की पावर क्या हो जाएगा, इसकी जगह 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा e की पावर 0, e की पावर 0 कितना होता है 1, क्लियर है। और ये वाली वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर है। तो फिर अपने पास नॉन जीरो वाली तो ये वाली तो कांस्टेंट है, मतलब ये 0 नहीं होगी, समझ रहे हो ना, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बन जाएगा 1। तो यहाँ क्या बचा 2 माइनस r/a0, और यहाँ आप रखोगे क्या रखोगे 0 रखोगे, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। ये क्या है कांस्टेंट है, मतलब 0 के बराबर कौन हो सकता है, केवल ये वाली वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो 2 माइनस r/a0 = 0। फिर से सुनो, ये वाली वैल्यू तो क्या है कांस्टेंट है, तो ये तो 0 होगा नहीं, कांस्टेंट कभी 0 होता है क्या, नहीं होता है। तो अपन को 0 केवल क्या होगा, जो वेरिएबल होगा और मतलब जो r पर डिपेंड करा होगा, तो ये वाली वैल्यू जो है वो r पर डिपेंड करिए 0 हो जाएगी। ये 0 नहीं होगा क्योंकि a की पावर 0 क्या होता है 1, तो अपन 0 के बराबर केवल इसी को लिख सकते हैं ना, तो इसलिए अपन ने लिख दिया r = 0, 2 माइनस r0 = 0। तो 2 = क्या आ गया r/a0, तो r की वैल्यू क्या आ गई 2a0, इसको r0 मानेंगे। अगर ये क्वेश्चन में इसको r0 मान लें क्योंकि r0 के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ से आंसर क्या हो गया r0 = 2a0, जो कि कहाँ दिया है सेकेंड क्वेश्चन में दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको पढ़ के जाओगे आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगले लेक्चर में मैं इसके प्रीवियस ईयर के नीट में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, जेई में पूछे गए, एडवांस में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।